नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण तो विषय यह था कि लालू परिवार आज कोर्ट के बुलावे में दिल्ली में है। आईआरसीटीसी घोटाला, जॉब के बदले जमीन और प्रॉपर्टी लेने का जो मामला है वह कल यह निर्धारित होगा कि किस एक्ट में और किन किन पर कैसे कैसी धाराओं में केस चलेगी। मतलब कल अपराधी के रूप में करीब करीब एक बार लालू परिवार का जो जेन्युइन खाका है वो खींच जाएगा। मतलब कौन कितने साल में बुक होगा यह कानून के जानकार समझ जाएंगे जब कल यह फैसला होगा कि किस पर किस धारा के अंतर्गत केस चलेगा। लालू प्रसाद तो पहले चारा घोटाले और दाना घोटाले और ट्रेजरी घोटाले में बाढ़ है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते और अब उनका उम्र भी हो गया है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी बात है मीशा पर और तेजस्वी पर, क्योंकि तेजस्वी को गठबंधन माने या न माने वो स्वयं को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान चुके हैं। हालांकि महागठबंधन से किसी ने भी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बिहार में वही होगा जो लालू परिवार चाहेगा महागठबंधन में, और जो भाजपा मोदी अमित शाह हैं वो एनडीए में होगा, या दोनों लोगों की स्थिति बराबर में, दोनों बराबर पड़ रहे हैं। तो अगर कहीं ऐसे वैसे निर्णय आ गए तेजस्वी के विरुद्ध तो फिर क्या होगा कि बीच मझधार में नाव बिना पतवार और बिना माझी का हो जाएगा। ना नाविक है सलामत और ना ही पतवार सलामत। मतलब आप ये समझिए कि आपकी जहाज हवा में है और पायलट को हार्ट अटैक आ गया और सवारी बैठी हुई है, तो क्या होगा वो जहाज का और क्या होगा वो बैठे हुए सवारियों का। कई तरह की खतरे की परिकल्पना है जो मैं कह सकता हूं, लेकिन मौत बेचना मेरा काम नहीं है। मैं मौत का सौदागर नहीं हूं, इसलिए उस पर नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ क्या कह रहा हूं कि क्या होगा कल यह देखा जाएगा, लेकिन जो होगा वो बिहार के लिए शुभ होगा। अब लालू परिवार के लिए शुभ हो अशुभ हो यह कल विश्लेषण होगा, तो कल की बात कल पर करते हैं। आज मुद्दा है कि बिहार चुनाव में पहली बढ़त एनडीए गठबंधन ने आज सीटों का समझौता करके कर लिया है। किसको कितना मिला, क्या मिला, यह महत्वपूर्ण है ही नहीं कि भाई अब बड़ा भाई छोटा भाई के जगह भाई भाई हो गए, जुड़वा भाई हो गया है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड। मतलब दोनों लोग एक से सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2-4 सीट ऊपर नीचे भी होता तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट गिनती से थोड़ा बड़ा भाई छोटा भाई जैसा भास होता है। लेकिन पहली बढ़त तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने बराबरी पर ला करके कर दिया है, और नीतीश कुमार के लिए भी बहुत बड़ी बढ़त है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के बराबर में एक क्षेत्रीय पार्टी हो गई है जो अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाई, लेकिन अब तक उस सरकार में है। यह भी एक विषय है कि नीतीश कुमार जब से राजनीतिक जीवन में आए हैं अपने दम पर कभी बहुमत प्राप्त नहीं किए हैं, न लोकसभा में न विधानसभा में, लेकिन केंद्र में कैबिनेट मंत्री थे और बिहार में मुख्यमंत्री है। आगे क्या करेंगे अभी ये चर्चा नहीं है, नहीं तो मामला दूसरे जगह चला जाएगा। लेकिन देखिए, चुनाव में हर दिन महत्वपूर्ण होता है, हर दिन का मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, हर दिन का वक्तव्य महत्वपूर्ण होता है। अब आज लोग विश्लेषण करेंगे कि भाई 101 सीट मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, कौन कहां लड़ेगा, यह भी तो एक विषय है। क्योंकि असली लड़ाई तो कौन कहां लड़ेगा वो होता है। मान लो जैसे छपरा का सीट है, छपरा में भाजपा भी लड़ना चाहती है, जनता दल भी लड़ना चाहती है, जीताराम मांझी भी लड़ना चाहती है, कुशवाहा भी लड़ना चाहते हैं और चिराग भी लड़ना चाहता है, तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से यह सब चीजें निपट चुकी और बिल्कुल तैयार हो चुका कि कौन कौन सीट किसको दिया जाएगा, और तभी जाकर के ये सीटों की संख्या घोषित हुई है। इन सीटों की घोषणा होने के बाद अब एनडीए गठबंधन के पास आपस में लड़ने का मामला खत्म हो गया। अब किसी के मन में असंतोष होगा वो सब अब बीती बात होगी, कल की बात होगी। आज अब बात है कि जिनको जिन सीटों पर मिला हुआ है अब वहां का उम्मीदवार उतारे बढ़िया। मेरे ख्याल से यह भी करीब करीब हो चुका होगा, क्योंकि वो सिर्फ अनाउंस बाकी था ना, बाकी सबको तो पता है कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कितने में लड़ रहा है। अरे मान लीजिए कि चिराग को 29 मिला, वो 40 सोचा होगा, अब 40 में से उसको 29 कैंडिडेट ढूंढने। ऐसा तो नहीं कि 15 सोचा था और 29 मिल गई है तो और कहां से लेगा, वैसा है नहीं। तो यह सब भी हो गया होगा।
मतलब अब यह एनडीए गठबंधन चुनाव में चला गया है। अब वो जनता के सामने अपनी बात रखेगा, लेकिन उसके उलट जिनको जो दावेदारी कर रहे हैं कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं, और यह अनुचित भी नहीं है। जो आदमी इंडिपेंडेंट लड़ता है वो भी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन के साबित क्यों कर दिया है कि भाई पार्टी उटी की कोई जरूरत नहीं, अगर आपके भाग्य में मुख्यमंत्री लिखा है तो आप बन जाएंगे। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन के साबित कर चुके हैं कि आपको राजनीति का रौ बेशक नहीं आता हो, आप चुनाव का क्यों नहीं जानती हो कि चुनाव में पर्चा दाखिला कैसे किया जाता है, और आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर आपके तकदीर में लिखा हो और बिहार जैसी प्रबुद्ध जनता हो। तो ऐसा हो सकता है, जातिवादी राजनीति से यह सब संभव है। तो अब महागठबंधन क्या कर रहा है? महागठबंधन में पेच डाला हुआ है कांग्रेस और मुकेश सहनी। इन पर थोड़ी देर आपको बता रहा हूं। इस पेच का बहुत आसान इलाज है। महागठबंधन बेमतलब मुसीबत मोल लिया अपने ऊपर, अननेसेसरी दबाव में लिया। जैसे होता है ना, वनडे मैच में 40 ओवर तक आप खूब आराम से खेल रहे हैं और अंतिम 10 ओवर में 200 रन बनाना चाहते हैं, मतलब आपने अननेसेसरी दबाव ले लिया। अब आपका विकेट गिरने का खतरा रहेगा, क्योंकि आपको ऊंची ऊंची शाटें मारनी पड़ेगी, नहीं तो 10 ओवर में 200 रन नहीं बनेगा। वही महागठबंधन ने किया। कल तक महागठबंधन के पास जो मेन मुकेश सहनी है पेच डाला हुआ, उसका बहुत बड़ा विकल्प कांग्रेस के पास था अजय सहनी के रूप में। मुकेश सहनी तो अब राजनीति में आए। मुकेश सहनी बॉम्बे में फिल्मों का सेट लगा रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था तब से एक बिहार का लाल, जो कि नेवी में कैप्टन थे, ऊंचे ओहदेदार थे, वो बिहार के चुनाव में आए और मलाह का सम्मान नहीं, सभी जाति धर्मों का सम्मान किया। मुजफ्फरपुर और वहां के रहने वाले लोग ने, पूरा बिहार, मैं बलिया का हूं, मेरा बिहार से कोई चुनावी मतलब नहीं है, रिश्तेदारी है, ससुराल है, ननिहाल है, सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक लेन देन नहीं है। लेकिन मैं आदरणीय श्री जयंत नानी साहब जी को जानता हूं कि वो मलाह के बेटा थे, और अब उनसे बड़ा मलाह का बेटा मुकेश सहनी हो नहीं सकता। बल्कि मैं क्षमा चाहूंगा आदरणीय श्री जयंत नानी साहब जी और उनके फॉलोअर्स का कि मैं आपके सम्मान की बात करते हुए मुकेश सहनी का नाम ले लिया। तो उन्हीं का बेटा अजय निषाद 10 साल तक भाजपा से सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के थे, और राजनीति में कौन कहां चला जाए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और कोई मामला बना उनको पिछले बार में, लगा कि भाई हमारा सम्मान नहीं बचा हुआ है या क्या मामला, वो विषय नहीं है, कांग्रेस में आ गए थे। लेकिन महागठबंधन के किसी भी आदमी का यह ख्याल क्यों नहीं आया कि जब मुकेश सहनी कह रहा है कि भाई मेरे को उप मुख्यमंत्री घोषित करो और 30 सीट दो, तभी मलाह का सम्मान होगा, उसके जगह महागठबंधन ने अजय निषाद को क्यों नहीं खड़ा कर दिया कि भाई मेरे पास पहले से एक मलाह का बेटा है जिसके पिताजी की एक लेगेसी है, फौज की लेगेसी, ईमानदारी की लेगेसी, कई बार लगातार संसद रहने की लेगेसी, मंत्री परिषद में बने रहने की लेगेसी, और अपने मुद्दे पर जयनारायण निषाद ही एक ऐसा आदमी थे जिन्होंने कभी चुनाव चिन्ह पर नहीं चुनाव लड़ा कि ये भाजपा का है कि कांग्रेस का है कि सपा का है। जयनारायण निषाद चुनाव लड़े, चुनाव चिन्ह उनके साथ चली गई, चुनाव आयोग बोला भाई ये निशान है आपका। वह मापदंड स्थापित करने वाला मलाह का बेटा आपकी नजर में नहीं आया। आपने अननेसेसरी मुकेश सहनी का दबाव मोल लिया। अगर आप एक बार मुकेश सहनी से कहते कि उप मुख्यमंत्री अगर मुझे मलाह का बेटा भी बनाना पड़े तो आपसे सीनियर अजय निषाद को क्यों न बनाऊं, जिनके पास जयनारायण निषाद की लेगेसी है, परिवार की शान है और मलाह का समाज का सम्मान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुकेश सहनी 1 मिनट में धरातल पर आ जाता, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं किया, ये मैं नहीं कह सकता, या महागठबंधन जाने, कांग्रेस जाने, लालू जी और लालू जी का परिवार जाने। लेकिन एक मौका था, भाजपा ने इस मौके को समझा। उसे लगा कि भाई एक ईमानदार सच्चा आदमी हमारा था जो किसी वजह से छिटक कर उधर चला गया, तो उसको सम्मान बुलाएगा। और जो मुकेश सहनी जिस बात की दबाव महागठबंधन में डाल रहा होगा कि अगर आप इधर नहीं देंगे तो मैं उधर चला जाऊंगा, वो आज खत्म हो गया। मतलब महागठबंधन एक बार पुनः अतिरिक्त दबाव खुद पर ले लिया। अब चूंकि अजय निषाद यहां पर आ गए हैं तो अब मुकेश सहनी का स्कोप नहीं बनता है, क्योंकि जिस मुजफ्फरपुर से वो सांसद थे, या मुजफ्फरपुर जो उनका कार्यक्षेत्र है,
वहां से मुकेश सहनी का पार्टी जीती हुई है महागठबंधन के कोटे में, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। तो मतलब वहां का सांसद ऑलरेडी भाजपा गठबंधन का है। और एक अतिरिक्त दबाव काम करता। लेकिन अब क्या होगा, मुकेश सहनी की बात मानी जाएगी? मुझे लग रहा है कि नहीं मानी जाएगी। उसकी हैसियत 30 सीट और उप मुख्यमंत्री की नहीं है। अगर उप मुख्यमंत्री उसको देना पड़ेगा तो फिर 20% मुसलमान को क्यों नहीं देना पड़ेगा? फिर इतनी बड़ी पुरानी पार्टी 1857 वाली कांग्रेस को क्यों नहीं देना पड़ेगा? यह सब बातें आएंगी जो दिक्कत पैदा करेंगी, और मैं समझ रहा हूं कि इन सब पर महागठबंधन को जूझना पड़ेगा। अब चुनाव के बाद एक और चीज आ जाती है, वह है कौन कहां लड़ेगा। चुनाव के बाद एक बड़ी और एक अतिरिक्त बात आ जाती है, कौन कहां लड़ेगा और कौन किधर गया। अब आप देखे होंगे कि जनता दल का एक पुराना आदमी अब जनता दल छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल में आ गया, तो राष्ट्रीय जनता दल के 2 पुराने लोग उधर से इधर आ गए। यह सब चीज चलेंगी, यह विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, वह है जंगल राज की वापसी का वापस संकेत लालू परिवार ने दे दिया है। माफिया बना माफिया। वो आज एक संभावित उम्मीदवार की नाम आई है, पहले ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुए तो मैं उनका नाम रखूं। 90 के दशक में आतंक का पर्याय थे, और आज वो जब कानूनी वार्ड है, चुनाव नहीं लड़ सकते, तो पता चला है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। मतलब माफिया बनाम माफिया। जो तेजस्वी यादव माफियाओं पर टोंट कसते थे, माफियाओं से दूर रहने की सलाह देते थे, आज स्वयं माफिया के शरण में है। मतलब आपके कथनी और करनी में सब लोग फर्क देख रहे हैं। तो मित्रों, बिहार का भविष्य किसके हाथ होगा, बिहार के भाग में क्या होगा, यह तो अभी कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज आज स्पष्ट हो जाए कि एनडीए गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है, सीटों की समझौता घोषित कर लिया है, और अब उसकी लड़ाई जनता के सामने अपने विरोधियों को मात देने का मुद्दा लेकर के जाना है और जनता को अपनी बात बताना है। उसके उलट महागठबंधन अभी यही फैसला नहीं कर पाया है कि महागठबंधन में कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन रहेगा और किसको कितना सीट मिलेगा, कहां कहां। ये तो बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात अभी डिस्कस न किया जाए। तो मतलब पहली बढ़त एनडीए को हासिल हो गई है। अब देखते हैं कि परिणाम तक यह बढ़त कायम रहती है या कोई परिवर्तन आता है। लेकिन जब शुभारंभ बढ़िया हो तो अंत बढ़िया ही होता है। ये गाना है ना कि जो शाम हो ऐसी मत वाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। तो इसी नोट पर मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।